मैं सुरेश कुमार चौधरी आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक स्वरूपगंज से ऑनलाइन क्लास में विषय सामाजिक में आपके सामने टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, भारत का संविधान। तो भारतीय संविधान के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम बात करें हैं भारत के संविधान के अंतर्गत कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें कितने सदस्य थे और कितने सदस्यों ने भाग लेकर के और इसके निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश कालीन बाद के भारत की। उस समय भी भारत दो भागों में बटा हुआ था। स्वतंत्रता से पहले दो भाग थे। कौन कौन से थे? एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत वो था जिनके सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्वाचन पद्धति से किया जाता था, और देसी रियासतें वो थी जिनका निर्माण राजाओं के द्वारा अपने प्रतिनिधि सदस्यों को भेज करके यानी मनोनयन के द्वारा किया जाता था, जिसको मनोनयन, ये निर्वाचित होते थे और ये सदस्य मनोनीत होते थे। और इसमें से टोटल 389 सदस्य थे। उसमें से 292 प्लस 4 ये ब्रिटिश सरकार से चुनाव जीत करके आते थे और 93 देसी रियासतों से चुन करके आते थे। उसमें भी 296 में ये 292 प्लस 4, उस समय 4 है वो केंद्र शासित राज्यों से प्रदेशों से चुन करके आते थे। 4 उस समय केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ABCD आपको याद रखना है। ए का मतलब है अजमेर जो वर्तमान में राजस्थान में है। बी का मतलब है बलूचिस्तान अजमेर। बी का मतलब है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो 1947 में विभाजन के बाद में पाकिस्तान में चला गया था। इसकी विशेषता ये है जैसे कि हमारे भारत में जैसे झारखंड हुआ, राजस्थान हुआ, ये खनिजों भंडार की दृष्टि से बहुत ही उन्नत राज्य है। वैसे ही पाकिस्तान में ये भी वहाँ का सबसे धनी और रिच राज्य था, जो कि खनिज की दृष्टि से बहुत ही उन्नत था। तीसरा है सी का मतलब है पूर्व, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। और चौथा था दिल्ली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय। 93 देसी रियासतें थी। तो कुल मिलाकर के उस समय सदस्यों की संख्या थी संविधान निर्माण में वो थी 389। अब सदस्य होते हैं, इतना भारत इतना बड़ा विशाल देश था कि इसके संविधान का गठन इतना सामान्य काम नहीं था। तो इसके लिए एक संगठन की जरूरत थी। उस संगठन सदस्यों के माध्यम से बनाया गया और वो कैसे काम करे, किस तरीके से देश के हित में गतिविधियां बनाए, क्योंकि हमारा देश जनसंख्या और क्षेत्रफल, जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। उस समय भी जनसंख्या काफ़ी थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। तो इतने बड़े राज्य के लिए संविधान का निर्माण करना, लोगों की भावनाओं को समझना इतना आसान नहीं था। तो इसकी पहली बैठक होती है, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें टोटल जो भाग लेते हैं 207 सदस्य भाग लेते हैं। यानी औसत देखा जाए 389 का, तो 207 सदस्य भाग लेते हैं, बाकी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी इसमें कुछ कमियां थी। 207 सदस्य थे वो भाग लिए और बाकी के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका कारण था जैसे कि मुस्लिम लीग थी वो इससे सहमत नहीं थी। तो 73 सदस्य थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। उन्होंने 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। और 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे। उनका ये निर्णय फिक्स नहीं था कि वो भारत में विलय हो या अपने लिए अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, ये फिक्स नहीं था। इस कारण से 73 और 93 इन सदस्यों ने भाग नहीं लिया और टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया। अब इसमें भाग लिया तो इसके लिए एक अध्यक्ष का, जैसे एक संगठन बनाते हैं तो इसका एक सभापति होता है, एक अध्यक्ष होता है, इसी प्रकार से इस संगठन का एक अध्यक्ष होना जरूरी था। अब ये पूर्णतः बैठक है वो पूर्णतः सफल नहीं हुई, तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाए?
तो अपने अंदर से ही सदस्यों में से देखा कि सबसे ज़्यादा उम्र दराज कौन है। उस समय सबसे ज़्यादा जो उम्र दराज व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 की बैठक का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये स्थायी नहीं हुई थी। जब इसमें सदस्य सारे मिल जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, तब इसको स्थायी बना देंगे। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके जस्ट 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके जस्ट 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को एक व्यक्ति के द्वारा, जिससे आप चिर परिचित ही है, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। उस उद्देश्य प्रस्ताव का जो मुख्य आधार होता है वो क्या होता है? इस उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य आधार था प्रस्तावना का आधार तय करना, कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या होगी। इसको 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है। ये चाहता तो उसी समय प्रस्ताव पास हो सकता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि सभी सदस्यों की राय को जाना जाए, तो इस सदस्य को प्रस्ताव को पास किया गया 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद में हमारे देश के संविधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप सभी इस नाम से परिचित ही है, जिनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। और इनको संविधान के जनक के साथ साथ में एक व्यक्ति थे जिसका नाम है BN राव। उन्होंने कहा था कि इसको जनक नहीं कह करके, और अगर जननी भी कह देवे तो बेहतर है, तो उन्होंने इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की जननी भी कहा है। अब बात ये होती है कि जब ये पहली बार चुनाव लड़ते हैं 1946 में, तब ये मुंबई प्रांत से हार जाते हैं, और चुनाव है वो दूसरी जीतने के लिए उनको बंगाल से चुनाव लड़ना पड़ता है, और वहाँ से जीत जाते हैं। प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है, लेकिन बात ये होती है, बात यहाँ तक आती है कि जब 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 को जैसे ही देश का विभाजन हो जाता है, उस समय बंगाल का जो प्रांत है, बांग्लादेश है, वो प्रांत पाकिस्तान के अंतर्गत चला जाता है। तो ये जो सीट थी जहाँ से ये चुनाव जीते थे, वह भी चली जाती है बांग्लादेश के अंतर्गत। अब इनको संविधान को बनाए रखने के लिए क्या कहते हैं, भीमराव अंबेडकर का रहना बहुत ही जरूरी था, इसलिए इनका चुनाव भारत के किसी न किसी क्षेत्र से जीतना अनिवार्य था। तो हम बात कर रहे हैं कि बने रहना जरूरी है। अब ये कैसे बने रहे? तो उस समय जो मुंबई प्रांत था और उसके जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर MR जयकर उस समय मुंबई प्रांत से सदस्य थे। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनकी हम लगातार बात करें, BN राव। ये प्रारूप समिति के क्या कहते थे, सलाहकार थे। इनके पास में कोई पद नहीं था। ये जो सेवा दे रहे थे संविधान सभा के निर्माण में, वो निःशुल्क सेवा दे रहे थे। तो इनके और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अच्छे संबंध थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। इनके अच्छे संबंध थे, तो ये इनसे मिलते हैं, और उन्हीं के कांटेक्ट में एक व्यक्ति थे जिसका नाम है BG खेर। और उस समय उन्होंने BG खेर पर दबाव बनाया, और इन्होंने उस समय वहाँ के जो सदस्य चुने हुए थे MR जयकर, उनसे दबाव दे करके और पद छोड़ने के लिए कहा, और वह MR जयकर पद को छोड़ देते हैं और उसकी जगह चुनाव लड़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जीत जाते हैं, उपचुनाव जिसको कहते हैं। क्योंकि उस समय से जो सदस्य थे वो MR जयकर थे, ये अंबेडकर वहाँ से हार जाते थे, लेकिन उनको इस्तीफा दे करके वापस उनसे चुनाव लड़वाया जाता है। अब यह बात आती है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के इसके बाद में इनको, ये संविधान के अच्छे जानकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इस कारण से इनको बना दिया जाता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष। उस समय बहुत सारी समितियां थी जिनको संविधान बनाने के लिए ज़रूरी थी, तो इनको बना दिया जाता है उसका अध्यक्ष। और कुल अधिवेशन होते हैं, वो अधिवेशनों की संख्या होती है 11। और हमारा जो संविधान बन करके तैयार हो जाता है, आंशिक रूप से इसको पूर्णतः लागू नहीं किया जाता, कुछ संविधानों को छोड़ करके आंशिक रूप से लागू किया जाता है 26 नवंबर 1949 को, जिसमें लगभग 300 सदस्य थे और उसमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।
अब जब संविधान बन के तैयार हो गया तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि संविधान को लिखे कौन, उसको डिजाइन कौन दे। तो उस समय एक व्यक्ति थे जिसका नाम था नंदलाल घोष। इन नंदलाल जी घोष ने संविधान को लिखने का कार्य किया और इसके साथ में एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने जो लिखा हुआ संविधान था उनके पृष्ठों की डिजाइन बनाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से हमारा संविधान है वो आंशिक रूप से लागू किया गया और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो मित्रों, ये थे हमारे देश का संविधान का सामान्य परिचय कि कहाँ से शुरू हुआ और किस प्रकार से लागू हुआ। धन्यवाद। जनवरी नमस्कार, धन्यवाद।